नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सोशियोनॉमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन या इसी को हिंदी में हम परिसीमन समझते हैं, परिसीमन। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर इसको बहुत सही तरीके से डील ना किया जाए हमारे सरकार के द्वारा, तो इसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल भारत में अलगाववाद हो सकता है, भारत 2 टुकड़ों में बँट सकता है। जी हाँ, इसकी जड़ें यही हैं। अगर इस परिसीमन को सही तरीके से हैंडल न किया जाए, तो ये डीलिमिटेशन क्या है, परिसीमन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में चर्चा हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहले आप इस सीन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो मैप है, इसमें आपको छोटे-छोटे ये ग्रुपिंग दिखाई दे रहे होंगे, है ना? इसी को कहते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, है ना? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ या इसी को कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिस क्षेत्र में एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल रहते हैं और उस सेगमेंट ऑफ पीपल को एक प्रतिनिधित्व करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है लोकसभा में या विधानसभा में। डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा-सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं इलेक्शन का, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं, कुछ इसमें नॉर्मल पब्लिक इस वीडियो को देख रही होगी, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो बहुत पता होता है, बट इलेक्शंस के बारे में बेसिक आइडिया नहीं होते। 1 मिनट समय लेंगे आपको बेसिक आइडिया दिखाने के लिए। ये समझिएगा, भारत में बेसिकली 2 प्रकार के इलेक्शंस होते हैं मोटे तौर पे, है ना? एक होता है हमारा लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है? लोकसभा इलेक्शंस में हम अपने एमपी का इलेक्शन करते हैं, इलेक्ट करते हैं। हम अपने एमपी को इलेक्ट करते हैं। एमपी बोले तो सांसद या फिर इसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ये एमपी हमारे बिहाफ पे जाके लोकसभा में बैठते हैं और जो भी हमारे कंसर्न होते हैं उसको वो वहाँ पे रेज़ करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा इलेक्शन जो होता है वो स्टेट असेंबली का होता है, वो स्टेट में होता है, राज्य का होता है और उस इलेक्शन को बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा का इलेक्शन। आमतौर पे लोग इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन बोल देते हैं। ये राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता, राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन होता है। राज्यसभा लोकसभा के इक्विवेलेंट ही होता है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल विधानसभा में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको हम बोलते हैं एमएलए या फिर इसी को हम विधायक भी बोलते हैं। विधायक। अब ये थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसको फिर से हम यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब इस उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती है छोटी-छोटी, जैसे ये अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती हैं। हर एक स्टेट में अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती हैं। निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय लोकसभा के इसमें 80 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ 80 निर्वाचन क्षेत्र, 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इसका मतलब यहाँ से 80 एमपी जाएंगे। 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से इलेक्ट होके वो कहाँ पे, दिल्ली के पार्लियामेंट में जाके सिट करेंगे, है ना? दिल्ली में जाके बैठेंगे। तो उसी प्रकार से जब विधानसभा का इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे भी 403 सीट्स हैं। फिलहाल वो सब मैटर नहीं रखता, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि हर एक, जैसे ये एमपी है, एमपी में भी अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होंगी और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ना एक एमपी या फिर विधायक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करेगा हमारे लोकसभा में या विधानसभा में। तो जो ये निर्वाचन क्षेत्र हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसे बनाता कौन है? क्योंकि ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। लोकसभा में अगर इसको सही तरीके से निर्वाचन क्षेत्र को ना बनाया जाएगा, तो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को इसका फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है किसी खास जाति वाले लोगों को, किसी खास धर्म वाले लोगों को एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बाँट दिया जाए, जिससे किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा मिलने लगे। तो इसलिए इस सारे कामों को जो बॉडी करती है, उसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। उसको क्या बोलते हैं? परिसीमन आयोग बोलते हैं या फिर डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। गॉट दैट? डीलिमिटेशन कमीशन।
और ये इतनी पावरफुल होती है, ये डिलिमिटेशन कमीशन बहुत पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल होती है कि इसे आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप लोकसभा, राज्यसभा में इसके रिकमेंडेशन को जब आप रखते हैं, तो वो भी किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब है डिलिमिटेशन जो कमीशन आदेश दे दिया, वो सर्वमान्य होगा, सभी को मानना पड़ेगा। इसमें कोई इफ और बट लग ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देखिएगा, ये जो गैंगेटिक वाला रीजन है, जो नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज्यादा छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र बने हैं, बहुत ज्यादा छोटे-छोटे। वहीं पे अगर साउथ इंडिया में देखें तो उतना ज्यादा छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देख सकते हैं, छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इसका आधार क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बनाने का आधार क्या है? पैरामीटर क्या है? इसका पैरामीटर है जनसंख्या, पॉपुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये लिखा है कि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ये जो डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है करी जाएंगी। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ सेंसस या जनगणना हुआ था आजादी के बाद, वो 1951 में हुआ था। 1951 में जब हुआ तो उसके बाद 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन बनता है और उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अप्रॉक्स 36 करोड़ थी और 36 करोड़ के मुताबिक हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में गए थे, है ना, लोकसभा पूरे कंट्री के लिए इलेक्शन होता है, उस समय 494 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पूरे भारत से इलेक्ट होते थे। तो 494 सीट्स थी लोकसभा में, इसका मतलब ये हुआ। उसी प्रकार से फिर 1961 में परिसीमन हुआ, फिर 1971 में परिसीमन हुआ, क्योंकि हर एक जनगणना के बाद होगा। तो उसी प्रकार से ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है वो 63 में बनता है और यहाँ पे 73 में बनता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये यहाँ पे सेंसस होगा 1961 में और 1963 में परिसीमन हुआ। 1971 में क्या हुआ? जनगणना हुआ और उस समय जो पॉपुलेशन थी हमारी 54.8 करोड़ पॉपुलेशन थी 1971 में। और जब 73 में डिलिमिटेशन हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हमारी लोकसभा की सीटें कर दी गई 543, जो कि आज भी है। पूरे भारत को 144 करोड़ लोगों को महज 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं। डेमोक्रेसी में यही है कि हम खुद से खुद के ऊपर रूल करते हैं, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सब जाके खुद बहस करें, आर्गुमेंट करें और कानून बनाएं अपने लिए। तो इस वजह से हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर खास कॉन्स्टिट्यूएंसीज से और फिर वो हमारे बिहाफ पे हमारे कंसर्न को रेज करते हैं, हमारे लिए स्कीम बनाते हैं, हमारे लिए रोजमर्रा की लाइफ में जो जरूरी विषय है उस पर कानून बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आज की बात करूं, 1971 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो 543 थे और आज भी यही 543 आज भी हैं। 2025 में भी हमारी पूरी पॉपुलेशन को, जब पॉपुलेशन 55 करोड़ थी, है ना, मैंने अभी बताया 54.8 करोड़ थी, और उसके बाद आज लगभग 142 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है। आज भी हमारे यहाँ 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एक एमपी की बात करूं तो लगभग एक एमपी 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एवरेज की बात करें तो 15 लाख से ऊपर, कहीं 20 लाख, कहीं 22 लाख, कहीं 32 लाख। अब ऐसा क्यों है और ऐसा है भी तो क्या ये गलत है या सही है, इस पे बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल है बहुत सिंपल सा, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इसीलिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हर 10 साल में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, देखो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब जरूरी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि पैरामीटर क्या है, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अलग अलग बढ़ेगी क्योंकि सबका फर्टिलिटी रेट अलग है।
सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने में, पॉपुलेशन बढ़ाने में हमारे उत्तर प्रदेश बिहार नंबर 1 है। तो यहाँ की पॉपुलेशन तो बहुत तेज बढ़ेगी, लेकिन सीट वही है 543। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एमपी कई सारे लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, किसके बीच में, गवर्नड एंड गवर्नमेंट के बीच में। हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम जाके अपने सांसद से अपनी प्रॉब्लम्स को रख पाए, बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन। 20 लाख 30 लाख लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हुआ क्यों ऐसा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्यों हुआ, इसको समझते हैं। देखिए 1971 में जब सेंसस हुआ, और उस समय मैंने बताया आप लोगों को पॉपुलेशन जो थी 54.8 करोड़ थी। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उन्होंने इस बात को समझा कि अगर इस तरीके से हम लगातार सीट बढ़ाते जाएंगे, आपको एक डेटा बताता हूं, जरा ध्यान सोचिएगा, अभी बता देते हैं, हालांकि इसको बाद में भी लेंगे रेफरेंस के तौर पे। जब 1952 में डिलिमिटेशन हुआ था, उस समय 494 सीट्स थी पूरे लोकसभा में। उस समय सदर्न इंडिया की जो टोटल सीट थी वो 128 थी, 128 सीट्स पूरे सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। आज तो तेलंगाना भी है। और फिर उसके बाद जब 1972 में डिलिमिटेशन हुआ और 1977 में फिर से जब इलेक्शन हुआ, उस समय उनकी जो सीट थी वो 129। अब आप सोचिए, यहाँ पे 36 करोड़ पॉपुलेशन थी और 71 की पॉपुलेशन में 55 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। इस दौरान जो सीट से बढ़ी वो महज एक सीट बढ़ी साउथ इंडिया में। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सीटें कहाँ गई, नॉर्थ इंडिया में बढ़ी। अगर नॉर्थ इंडिया में सीटें इस तरीके से लगातार बढ़ती जाएंगे, तो फिर साउथ इंडिया का तो कोई से ही नहीं रहेगा गवर्नमेंट में, नेशनल पॉलिटिक्स में। जो उनकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे। अब ध्यान समझिएगा, ये विवाद क्यों है, डिस्प्यूट क्यों है, इसका कारण यही है। तो डिलिमिटेशन क्या है, पहले इस बात को समझ लीजिए, है ना। एक डिफिनेशन के तौर पे डिलिमिटेशन का काम सिर्फ इतना है, डिलिमिटेशन के जो फंक्शंस हैं वो क्या करता है, पहला है रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, निर्वाचन क्षेत्र की। डिमार्केशन करते हैं बाउंड्रीज को, इस तरीके से करते हैं कि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट हो जाए। जैसे ये हमारा एक एरिया है, दूसरा एरिया ये। अब यहाँ की पॉपुलेशन मान लीजिए 30 करोड़ हो गई है, यहाँ की पॉपुलेशन हो गई 20 करोड़। तो क्या करेंगे, इसको डिमार्केशन कर देंगे और कुछ इस तरीके से कर देंगे कि अब यहाँ की इस तरीके से कर देंगे, है ना। अब ये वाला एरिया इसमें आ जाएगा। अब क्या हो गया, लगभग इक्विवेलेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 25 करोड़, 25 करोड़ हो जाएगी। अब एकदम गेहूं चावल की तरह एग्जैक्ट नहीं होता है, हम ट्राई करते हैं इतना इक्वल हो जाए जितना पॉसिबल हो सके। तो पहला काम है रीड्राइंग करता है बाउंड्रीज को। दूसरा ये है, इसका दूसरा फंक्शन ये है कि सीट एलोकेट करता है। सीट मतलब निर्वाचन क्षेत्र कितने होंगे, ये भी ये तय करता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो लोकसभा की सीट भी बढ़नी चाहिए, और इससे फायदा किसको मिलता, फिर उत्तर भारत के राज्य को। तो इंदिरा गांधी ने 47th अमेंडमेंट एक्ट में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंज कराया, और उन्होंने ये बोल दिया कि अब ये 2001 के सेंसस तक ये जो सीट रहेगी, कितनी सीट होगी, 543 सीट थी ना, ये फिक्स कर दी गई। ये फिक्स कर दी गई ताकि ऐसा ना हो कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं इनको लगातार प्रमोशन मिले और ये लगातार पॉपुलेशन बढ़ाते जाए। इसको डीमोरलाइज करने के लिए, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को और ज्यादा इनहेंस किया जा सके, इसलिए सीट इन्होंने फिक्स किया। और जब 2001 आ गया, सीट बढ़ाने की बात करी गई, तो साउथ इंडिया से विरोध हुआ, क्योंकि साउथ इंडिया में फिर से वही, यहां जबरदस्त पॉपुलेशन। उसके बाद जब विरोध हुआ तो फाइनली इसको 2026 तक लॉक कर दिया गया कि मतलब अब के बाद ये पॉपुलेशन, ये जो सीट्स है लोकसभा की, ये बढ़ाई नहीं जाएंगी, 543 फिक्स रहेंगे।
लेकिन ये जो बाउंड्रीज का डिमार्केशन होगा ये आप कर सकते हैं 2001 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हैं आप लोग? 2000 हर 10 साल में सेंसस होता है, तो 2001 में जो सेंसस होगा इसके अकॉर्डिंग आपको सीट नहीं बढ़ानी होगी। सीट तो 1971 के अकॉर्डिंग ही है, दैट इज 543। लेकिन 2001 के अकॉर्डिंग जो आप ये एरियाज हैं, जो ये निर्वाचन क्षेत्र है, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं ताकि हर एक एमपी एक इक्वल सेगमेंट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि डेमोक्रेसी में वन प्रिंसिपल, वन वोट, वन वैल्यू होनी चाहिए। फिलहाल 2025 आ गया है और 2021 का सेंसस सरकार कराने में फेल रही है। अब जनगणना कराने की बात उठ रही है, उसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कैसे है जरा ध्यान समझिएगा। आप एक अंकल जी को जानते होंगे, अमित शाह, है ना, अमित शाह अंकल जी। ये देखिए, इन्होंने ये सोचा कि अगर हम डीलिमिटेशन कराते हैं 2029 के इलेक्शन के पहले, आपको पता है ना लोकसभा के इलेक्शन 2029 में होगा, उसके पहले कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन कराना जरूरी भी है, क्योंकि आपको पता है विमेन रिजर्वेशन जो बिल आया है उसके अकॉर्डिंग लोकसभा में 33 सीट्स रिजर्व जो की जा रही हैं, उसके पहले भी डीलिमिटेशन कराना जरूरी है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन ही ये तय करता है कि कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र में विमेन्स को एज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा। मैं यहां पे एक बात आपको बताना भूल गया कि डीलिमिटेशन के बेसिकली 3 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन था रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज, दूसरा फंक्शन था नंबर ऑफ सीट्स अलोकेट करना फॉर द लोकसभा या फिर नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और तीसरा है बेटा वो एससी और एसटी कैंडिडेट को जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी सीट अलॉट करते हैं। ये जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में इस सेगमेंट में एससी के कैंडिडेट ज्यादा है, एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, एससी एसटी, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर जोन को रिजर्व कर दिया जाता है ओनली फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब और द शेड्यूल्ड कास्ट। लाइकवाइज अब एक और रिजर्वेशन आ गया है, दैट इज विमेन रिजर्वेशन। तो कुछ पर्टिकुलर एरिया को फिक्स कर दिया जाएगा कि यहां से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो सिर्फ विमेन ही होंगे। समझ में आया? ओके। तो इस वजह से 2029 के पहले डीलिमिटेशन कराना तो अनिवार्य है। अब इसको फायदा भी देखिए रूलिंग पार्टी को मिल सकता था, क्योंकि आपको पता है बीजेपी जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है वो नॉर्थ इंडिया में कर रही है ना, और नॉर्थ इंडिया में अगर डिलिमिटेशन किया जाए तो सबसे फायदा किसको होगा? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को। क्यों फायदा होगा? क्योंकि पॉपुलेशन जबरदस्त बढ़ी है। ये देखिए विजय थलापति है ना, ये एमके स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा हेड हैं, साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। जब भी डिलिमिटेशन की बात उठी तो ये सभी लोग, सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ गई और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, ये कह के कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। निश्चित तौर पे इनके साथ अन्याय होगा अगर पैरामीटर सिर्फ पॉपुलेशन बनाई जाती है तो, लेकिन क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक बंदा जो एमएलए होगा या एमपी होगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन्होंने तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है हेल्थ में, एजुकेशन में, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, और उसका नतीजा क्या है कि इनको इस तरीके का फायदा दिया जा रहा है कि इनकी सीट घटा दी जा रही है। डेफिनेटली सीट घटेंगी इनकी। आपको एक अभी मैंने आपको एक डेटा दिया, दूसरा डेटा देता हूं। देखिए डीलिमिटेशन से नॉर्थ इंडिया को फायदा होगा, साउथ इंडिया को हमेशा घाटा ही होगा, चाहे जितना भी कोशिश कर लें। ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ इंडिया में एक डिवाइड बना हुआ है ना, चाहे कल्चर को लेकर हो, चाहे फिर फंड्स को लेकर हो, या फिर पार्लियामेंट में मेजोरिटी को लेकर हो। अब एक नया डिवाइड बढ़ जाएगा अगर हम इस परिसीमन पे अच्छे से काम ना करें तो। अभी 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग फंडिंग अलॉट हुई है ना, फंड अलॉट हुआ है, उसमें जो पॉपुलेशन माना गया वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग फंड अलॉट किया गया, इसमें भी इनका घाटा हो गया। इन्होंने फिर भी
अपनी आवाज उठाई थी कि अगर आप जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमें फंड अलॉट करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जो प्रपोर्शन होगा वो घट जाएगा, नॉर्थ इंडिया में फंड ज्यादा फिर अलॉट होंगे। कहीं ना कहीं ये विवाद उसी समय से उठता आ रहा है, और अब जब त्रिभाषा सूत्र मतलब थर्ड लैंग्वेज है ना, 3 लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया, उसमें भी तमिलनाडु ने विपत्ति जताई है। यहां तक कि अपनी बजट में इन्होंने रुपीस का सिंबल भी बदल डाला, अपनी लोकल जो स्टेटमेंट है बजट सत्र में अपने बजट से। तो ये सब क्या है? ये सब एक विरोध करने का तरीका है। दूसरा भी तरीका हो सकता है कि अगले साल इलेक्शन होना है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मोबिलाइज करना है ना, तमिल बनाम हिंदी वासी। अब देखिए, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो फर्टिलिटी रेट के मामले में सबसे ज्यादा बिहार है 3.41 के साथ, और जितने साउथ इंडिया वाले हैं इनकी एवरेज फर्टिलिटी है 1.5, 1.8, 1.9। तो अगर हम पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की बात करें तो लगभग 2060 के बाद हमारी पॉपुलेशन गिरना शुरू होगी। 2060 तक हम पीक पे जाएंगे, 200 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हमारी होगी, और उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब डिलिमिटेशन तो होना ही था, इसीलिए नई संसद भी बनाई गई है ना, विस्टा। अब दिक्कत यह है कि इसमें जो टोटल कैपेसिटी है लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो बैठ सकते हैं अप्रॉक्स 888। मैं गलत भी हो सकता हूं, लगभग इतने ही बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 141-42 करोड़, इसके अकॉर्डिंग अगर हम 15 लाख से डिवाइड करते हैं, ये सोच के कि हर एक एमपी 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, तब भी उसकी सीट लगभग चली जाती है 940 के अप्रॉक्स। अब आप समझ रहे हैं, तो 940 तो यहां बैठेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक एमपी 15 लाख से अधिक लोगों को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। आज कितनी सीटें हैं, 543, लेकिन 2029 के इलेक्शन में कितनी संभावना है, अप्रॉक्स 888 से तो कम ही रहेंगे, है ना, ऐसा थोड़ी कि सभी बैठ जाएंगे। तो जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है लोकसभा की वो अप्रॉक्स 848 के आसपास रखी जाएगी। अब देखिए, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की भी सीटें बढ़ाई गई हैं, है ना, राज्यसभा में भी लगभग 300 350 के आसपास ये लोकसभा की सीटें हैं, और वहीं पे ये राज्यसभा की सीटें हैं। फिलहाल प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, ये डेटा अगर आप ध्यान से देखें, अगर जो तमिलनाडु की बात हम रखें, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि इस जो सीट है 543 इसको फिक्स कर दिया जाए, मतलब फिर से इसको अभी आप रिजर्व रखे रहिए, मत बढ़ाइए, क्योंकि बढ़ाने से इनको घाटा होगा। लेकिन अगर हम सीट ना भी बढ़ाएं तो डिमार्केशन तो करना ही है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी एरिया में कम है, तो दोनों को फिक्स प्रोपोर्शन में तो रखना ही पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में दो डेटा यहां पे हैं। अगर हम 543 सीट्स फिक्स ही रखें, उस कंडीशन में भी अगर हम इक्वल सेगमेंट ऑफ पीपल करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से 91 चली जाएंगी, मतलब 543 सीट्स में भी बिहार की 40 से 50 चली जाएंगी, राजस्थान की 25 से 31 हो जाएंगी, मध्य प्रदेश की 29 से 33 हो जाएंगी, मतलब सीट बढ़ रही है। और वहीं पे अगर हम एक डेटा आपको दिखाते हैं तमिलनाडु केरला वगैरह का, तो देखिएगा तमिलनाडु की सीट क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तमिलनाडु की सीट 39 से 31 हो जाएगी। लोकसभा की सीट फिक्स है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, डिमार्केशन करोगे, ताकि 1 वोट 1 वैल्यू हो सके, एक एमपी इक्वल सेगमेंट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसी कंडीशन में भी साउथ इंडिया की सीट घट रही है, नॉर्थ इंडिया की सीट बढ़ रही है। चलिए दूसरी तार्किक के साथ चलते हैं कि सीट प्रोजेक्टेड जो 2026 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 848 सीट जानी है लोकसभा में। ऑब्वियसली राज्यसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, तो 848 सीट में उत्तर प्रदेश की सीटें 143 आप जा रही हैं। आप सोच सकते हैं 143 सीट लोकसभा में। अब आप सोचिए जरा ध्यान से, सारी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करना शुरू करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी सीट यहां से जीत के जाएंगे। ऐसी कंडीशंस में जो उत्तर प्रदेश में सीट सिक्योर कर लिया, उसके लिए केंद्र सरकार बनाना आसान होगा, लोक लुभावन वायदे किए जाएंगे। फिलहाल तो कहने का मतलब यह है
कि उत्तर प्रदेश में सीटें 80 से 143 हो जाएंगी, बिहार में 40 से 79 हो जाएंगी, राजस्थान में 25 से 50 हो जाएंगी, डबल। और वहीं पे बेचारा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में घट जाएंगी। केरल में 20 से 20 ही रहेंगी, तो घटना ही हुआ। तमिलनाडु में 39 से 49 हो जाएंगी, मात्र 10 बढ़ोतरी। तो आप ये बताओ, क्या ये तमिलनाडु या फिर साउथ इंडिया की कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे अपना से दिखा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो केंद्र सरकार में उनकी हैसियत है वो न के बराबर रहेंगी। तो हो सकता है कि उनको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाए, उनके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में इसमें ये भी हो सकता है कि ये कल को सेशनिस्ट मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएंगे, अलगाववाद की भावना बढ़ेंगी, वायलेंस मूवमेंट भी हो सकता है। तो इस वजह से हालांकि अमित शाह जी ने बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बोला है कि प्रो रेटा के हिसाब से हम सीट का आवंटन करेंगे, साउथ इंडिया की सीट घटेंगी नहीं। बट भैया कैसे नहीं घटेंगी, क्या आप करोगे? जो रूल है वो रूल है, पैरामीटर है वो पॉपुलेशन है, और ये वैसे भी इंडिपेंडेंट बॉडी करेगी, और इंडिपेंडेंट बॉडी का जो डिसीजन है वो ना सुप्रीम कोर्ट में खारिज किया जा सकता है, ना ही आपके पास पावर है। डिलिमिटेशन कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। दूसरी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए 846 सीट्स अगर किया जा रहा है ना, लगभग प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन है 846 848 के अप्रॉक्स है। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग डेटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए ये इधर क्या है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इधर साउथ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जब भी कोई कानून बनाना होगा मेजोरिटी हमेशा नॉर्थ इंडिया की रहेगी, ये कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर से इनका हानि है ना। तो कुछ तो इनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, अदरवाइज तो फिर पॉपुलेशन बढ़ने पर ही सभी लोग जोर लगाने लगेंगे कि भैया पॉपुलेशन बढ़ाओ, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किस तरीके से सीटों का आवंटन किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, है ना, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में। ओके, थैंक यू सो मच।